नमस्कार। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी का और विवेक तनखा जी का स्वागत करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे लिए तो ये ड्रीम पैनल है कि इन दोनों को एक तरीके से एक मंच पे साथ पे मुझे प्रश्न पूछने का मौका मिला और बहुत व्यस्तता के बीच दोनों आए हैं। हम सबको पता है कल कोर्ट का आखिरी दिन है और वकीलों को और वो भी देश के जो सबसे टॉप वकील है उनको बुलाना कितना मुश्किल होता है, पर दोनों ने इंडिया न्यूज़ मंच को समय दिया, इसलिए मैं दोनों का आभारी हूँ। और मैं सबसे पहले परिचय दे दूँ अपने दोनों पैनलिस्ट का। वैसे आप सब लोग जानते हैं बट फिर भी देने की ज़रूरत है। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जैसे आप जानते हैं देश के एमिनेंट जूरिस्ट हैं, 3rd टाइम सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। देश में ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। मेरे लेफ्ट में बैठे हैं विवेक तनखा जी। विवेक तनखा जी एडवोकेट जनरल मध्य प्रदेश के रूप में सेवा दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं और पॉलिटिकली मध्य प्रदेश में ऐसा मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति होगा जो इनको जानता नहीं होगा या इनके बारे में आने वाले हर दिनों में पढ़ता नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा दौरे करते रहते और पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं। बट आज क्योंकि हमारा ये लीगल पैनल है और विषय है संघीय ढांचे के बारे में, फेडरलिज्म के बारे में, सीबीआई का एक तरीके से विषय हम आज उठा रहे हैं, तो इसमें मेरा पहला प्रश्न होगा कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 7 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सीबीआई को एक तरीके से जो जनरल कंसेंट था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो विड्रॉ कर दिया। अब जनरल कंसेंट क्या होता है? सीबीआई को अगर कोई स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करना है कोई केस का तो स्टेट की मंजूरी लेनी पड़ती है, उसका एक जनरल माना हुआ कंसेंट दिया जाता है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं, वो विड्रॉ कर लिया। तो वो विड्रॉ करने के मायने क्या है और इसका फेडरलिज्म पर इम्पैक्ट क्या आता है जो हमारे संघीय ढांचे पे? मैं अगर बताऊं तो इन स्टार्ट स्टेट्स में त्रिपुरा भी है, वेस्ट बंगाल ने भी किया रिसेंटली और भी कई स्टेट्स हैं। मैं अभिषेक मनु सिंघवी जी से गुजारिश करूंगा कि उस बारे में ये कुछ हमारे से उनको क्या लगता है वो शेयर करें। धन्यवाद तरुण। शायद न्यूज़ एक्स ने ये पैनल इससे रखा है बताने के लिए कि जर्नलिस्ट सिर्फ झगड़ा नहीं करवाते हैं पैनलिस्ट में। कभी कभी ये अपवाद दिखाने के लिए भी चैनल जो है बड़े सोच समझ के ऐसे पैनल्स रखता है जिसमें कोई तकनीकी कानूनी बात हो। जहाँ तक आपका सवाल है तरुण, संघीय ढांचा एक बड़ा विचित्र है। फेडरलिज्म शब्द करीब करीब विश्व के सबसे लंबे संविधान, भारतीय संविधान में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो शब्द ही नहीं है कहीं। फेडरल कोड का जिक्र है लेकिन फेडरलिज्म जिस संघीय ढांचे के विषय में बात करते कहीं नहीं है। उसके बावजूद एक शब्द जो हमारे प्राकथन में नहीं है, प्रियम्बल में नहीं है, उसको उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग माना है, पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। और आप जानते हैं मूल ढांचे का अंग होने का एक बड़ा विचित्र परिणाम होता है कि संविधान संशोधन भी उस मूल ढांचे के अंग को हटा नहीं सकता। तो ये है फेडरलिज्म का पावर। अब एक बड़ा रोचक ये बात है कि जब हमारी संविधान बन रहा था तो संघीय ढांचे के बारे में बहुत बात हुई, लेकिन जहाँ तक उस वक्त पाकिस्तान बना था, पार्टीशन था, झगड़े थे, तो यद्यपि संघीय ढांचे की बहुत बात हुई लेकिन उन्होंने कहा अंत में कि हमको एक यूनिटरी मॉडल बनाना चाहिए क्योंकि हमको डर लगता है कि कहीं भारत छिन्न छिन्न हो जाए। तो सबसे रोचक कहानी जो अभी समय नहीं है बात करने की वो ये है कि जो हमारे निर्माताओं ने अधिकतर यूनिटरी मॉडल बनाया संरचना में, लेखन में, वो किस प्रकार से 70 वर्ष में अत्यंत संघीय हो गया है। बहुत हद तक विकेंद्रीकरण हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है और उसके बारे में बड़ा लोगों ने रोचक लिखा है कि फिस्कल फेडरलिज्म कैसे हुआ है, लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म कैसे हुआ है, इत्यादि इत्यादि। इस संदर्भ के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रश्न आपने जो ज़्यादा नैरो प्रश्न पूछा है उसका एक बड़ा सरल उत्तर है कि अविश्वास बढ़ा है, ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा है, लाजमी है बढ़ा है, क्योंकि सीबीआई और ऐसे यंत्र तंत्र जो बनाए गए हैं उनके 7वें शेड्यूल में सभी एंट्रीज हैं। उसके अंतर्गत कानून व्यवस्था का मुद्दा सिर्फ दिया गया है प्रदेशों को।
और जब आप सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं और उन प्रदेशों में घुस जाते हैं इस आधार पे, इस बहाने पे कि हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो आप संघीय ढांचा को एक बहुत बड़ी लात मारते हैं। संघीय ढांचा की अस्मिता को आप भुला देते हैं। अभिन्न अंग जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका आप उल्लंघन करते हैं। तो इसलिए ये हुआ है और मैं समझता हूँ इसका आदर करना चाहिए। अगर कोई प्रदेश कहता है कि हम सीबीआई के ऑटोमेटिक जुरिस्डिक्शन को नहीं मानते हैं, तो संघीय ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर का अंग है उसके अनुसार उसका आदर करना चाहिए। इस पे कई मामले लंबित हैं उच्चतम न्यायालय में, कई में मैं खुद पेश हो रहा हूँ। और इसमें तकनीकी अगर बात की जाए तो बड़े इंटरेस्टिंग रोचक प्रश्न ये उठे हैं कि अगर पहले आपका पीई हो जाए, पीई सिर्फ एक सूचना होती है आंतरिक इन्वेस्टिगेशन की सीबीआई द्वारा, उसके बाद ये परमिशन स्टेट वापस ले ले और उसके बाद आरसी हो, रेगुलर केस उसके बाद हो, तो क्या ये जुरिस्डिक्शन चलता है कि नहीं, ये मामले उच्चतम न्यायालय निर्णित करेगा। मेरा मानना है कि स्टेट्स का ये अधिकार क्षेत्र है और इसका आदर करना हमारे लिए अनिवार्य है। तो देखा आपने डॉक्टर सिंघवी ने कैसे इसको समझाया, पर इसमें थोड़ी और मैं तनखा साहब से पूछना चाहूँगा। मिजोरम, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और झारखंड, इन सारे स्टेट्स ने परमिशन सीबीआई को जनरल कंसेंट की विड्रॉ कर दी। ये मेरे पास जो लिस्ट है, बीच में त्रिपुरा ने की थी 1.5 साल पहले, पंजाब ने भी विड्रॉ की परमिशन बीच में, फिर कुछ स्पेसिफिक केसेस में अलाउ कर दिया। तो ये सब क्या दर्शाता है? और इसके आगे जाके अगर देखें तो एक 3 जज की जो बेंच है, जस्टिस रमन्ना, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली, उन्होंने ये भी कह दिया कल कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उनका इंडिस्क्रिमिनेट अगर यूज किया तो इट विल लूज इट्स रेलेवेंस। तो इसका इंडिकेशन क्या है? ऐसा क्यों इस बेंच ने कहा? एक सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है, ईडी दूसरी सेंट्रल एजेंसी, ऐसा क्यों स्टेटमेंट आया आपके हिसाब से? सबसे पहले तो मैं आज विजय दिवस है, तो स्वर्ण जयंती है, तो इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। मैं तो उस शहर से हूँ जहाँ 1971 में जनरल न्याजी और तमाम जनरल्स को बंधक बना के रखा गया था। एग्रीमेंट के बाद जबलपुर में उनको रखा गया था। तो उस वक्त इन सब लोगों से मिलने का हम लोग को अवसर भी मिलता था। तो आज ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, मगर जो आप बात कर रहे हैं वो वर्तमान में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा ढांचा क्या है। जो देश में 19,000 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स हैं, जो देश में इतने सारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जो देश में इंटीग्रेशन के पहले 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको इंटीग्रेट करना भी एक बहुत बड़ा सवाल था। और उस इंटीग्रेशन को लोग कहते हैं यू ब्रॉट देम इनटू द फेडरेशन। दे डिडंट कम ऑन देयर ओन, वो खुद नहीं आए, नॉट बाय एन एग्रीमेंट, हम उनको लेके आए सबको। अब उसके बाद 3 लिस्ट बनी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट जी। और अगर आप यूएस में भी देखोगे, अगर कोई मर्डर होता है, एफबीआई नहीं आती है जांच करने, वहां के जो लोकल शेरिफ है वो जाके जांच करता है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है इस देश में कि हर वक्त हम सीबीआई की बात क्यों करते हैं। नॉर्मल जो नॉर्मल क्राइम को भी पुलिस वाले ने किसी को थाने में मार दिया तो आप कहते हैं सीबीआई की जांच होनी चाहिए। कोई भी थोड़ा सा राजनीतिक जो प्रश्न होता है जिस क्राइम में आप कहते हो सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हमको अपनी संस्थाओं को ठीक करना पड़ेगा। पहले हमको अपने कैरेक्टर को ठीक करना पड़ेगा। आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो जांच एजेंसीज हैं वो ही ऐसी होनी चाहिए जो निष्पक्ष जांच करे। अगर हर केस में अगर आप सीबीआई का उपयोग करने लगोगे तो फिर आर यू ट्राइंग टू से कि आपको ये सब पुलिस फोर्स वगैरह की जरूरत नहीं है स्टेट्स में। और दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जब सीबीआई जैसी एजेंसीज का ओवर उपयोग होने लगता है, जो उपयोग से बहुत ज्यादा होता है, और उनको एक राजनीतिक वेपन बना दिया जाता है, तो जैसे मेरे दोस्त अभिषेक जी कह रहे थे, यस डिस्ट्रस्ट आएगा,
क्योंकि इन फेडरेशन हर सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से मैच तो नहीं कर सकती, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। जब कांग्रेस थी तब भी दूसरे दलों की सरकारें थी स्टेट्स में, और आप बीजेपी है तो भी दूसरे दलों की सरकारें स्टेट्स में रहेंगी। तो कोई भी ऐसी व्यवस्था मत लाइए कि सेंटर अपनी विल अपनी एजेंसी के माध्यम से स्टेट्स पे इम्पोज करे और स्टेट को एम्बैरेस करे। ये एम्बैरेसमेंट अगर नहीं होता तो स्टेट्स कभी कंसेंट विड्रॉ नहीं करती। तो मेरा ये कहना है कि समवेयर हमारा गवर्नेंस में फॉल्ट है। लॉ में देखिए, लॉ तो सब ठीक रहता है, लॉ में कोई दिक्कत नहीं है। लॉ थोड़ी कहता है कि लॉ को मिसयूज करो, बट जब गवर्नमेंट्स आ जाती हैं विच स्टार्ट यूजिंग दीज एजेंसीज फॉर देयर ओन पर्पसेस, अपने उपयोग के लिए, तो अविश्वास दूसरे तरफ स्टार्ट हो जाता है। और अब एक ही इसमें एक विकल्प रहता है, जब कोई स्टेट नहीं मान रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कैन ऑलवेज ऑर्डर सीबीआई इंक्वायरी। तो मेरा तो कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी शुड बी इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। लोकल पुलिस फोर्स का ही एसआईटी बनना चाहिए, वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर हैं। अल्टीमेटली सीबीआई में तो वही ऑफिसर्स आते हैं जो स्टेट्स में रहते हैं। तो एक कुछ व्यवस्थाएं में बदलाव आना चाहिए, कुछ विश्वास में बदलाव आना चाहिए। एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा मेरे दोनों पैनलिस्ट से। 2013 में पिंजरे में बंद तोता कहा था सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को। इस बात को 7-8 साल हो गए। सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत बनी। ये दिल्ली पुलिस का एक अंग थी, यानी इसको सिर्फ दिल्ली में इन्वेस्टिगेट करने की पावर थी। अब एक दिल्ली पुलिस की ब्रांच पूरे देश में एक तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसको भी लेकर सवाल उठते हैं। आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुद्दा वही है तरुण। मुहावरा का इस्तेमाल किया था, केज्ड पैरेट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस प्रश्न के संदर्भ में, अगर कोई पिंजरे में बंद है तो शायद सही नहीं है, लेकिन पिंजरे में बंद होना ज़्यादा बुरा है या इतना खुला घूमना कि किसी घर में बिना बुलाए घुस जाना, वो ज़्यादा बुरा है? बिना बुलावे के कहीं घुस जाना, राजनीतिक द्वेष के कारण घुस जाना, ऊपर से आदेश के कारण घुस जाना, बिना नियम के घुस जाना, मैं समझता हूँ वो तो ज़्यादा घृणात्मक है। कम से कम आप अपनी थोड़े से परिधि में रहते हैं, चाहे उसको केज पैरेट कहा गया हो। तो देखिए, सच्चाई ये है, और मैं राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता, पर सच्चाई है, अगर आप में से कोई भी अपना हाथ अपने हृदय पर रखे और अवलोकन करे, तो मैं समझता हूँ 2014 से 21 के दौरान जो इन 3 एजेंसीज का उपयोग या दुरुपयोग हुआ है, जिस प्रकार से आप देखना चाहते हैं, कभी भारत के इतिहास में उस फोकस के साथ, उस एफिशिएंसी के साथ जिसका मैं दाद देता हूँ सत्तारूढ़ सरकार को, कभी नहीं हुआ। और इसलिए ये अविश्वास बढ़ता रहेगा। देखिए, एजेंसी बनाने में, एजेंसी का एक संस्कृति बनाने में बहुत समय लगता है, एक कल्चर बनाने में, उसको तोड़ने में, उसको एक लैप डॉग या पेट डॉग बनाने में बहुत कम समय लगता है। और इसलिए ये आखिर हवा बदलती है, समय बदलता है, मौसम बदलता है। इस प्रकार की एजेंसीज का दुरुपयोग अगर कोई भी राजनीतिक शासक करेगा तो ये तो एजेंसीज का अंत है। ये मुझे इस बात को सोचना मैं जरूरी इस है। बात को आगे ले जाके तनखा साहब से पूछना चाहूंगा। सर, जब कांग्रेस पावर में थी तब बीजेपी कहती थी कि सीबीआई में एक तरीके से दिक्कत है। जब बीजेपी पावर में आ जाती है, एनडीए, तब बाकी ओपोजिशन पार्टीज कहती है पर बदलाव कोई नहीं करता। इसका क्या कारण है? क्या इतनी पावर, लोग सारे जो भी सत्ता में आता है उसको एजेंसी बहुत पसंद आने लगती है क्या? और जब वो विपक्ष में जाता है तो वही उसको बदलना चाहता है। देखिए, हम सच्चाई से बहुत दूर नहीं जा सकते। ये सब जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो तरीके होते हैं, टू कंट्रोल, टू रेगुलेट, ये तो अनादिकाल से एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट रहा है। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। जब से प्रशासन की प्रणाली होगी, तब से प्रशासन हर प्रकार से लोगों को कंट्रोल करने के लिए एजेंसीज या दूसरे माध्यमों से अपना काम करता है। महत्वपूर्ण बात यह है, जो लेवल ऑफ मिसयूज अब हो गया है,
वो इतना बढ़ चुका है कि अब ये ऑब्नॉक्शियस हो गया है। मतलब जब हर व्यक्ति, हर सिटीजन थ्रेटन फील करने लगता है एजेंसी से, इसका मतलब है देश में कोई बड़ी बीमारी है। इसी के साथ मैं जो ये छोटी लॉ पे चर्चा थी इसका समाप्त करना चाहूँगा, और विशेष रूप से डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक तनखा साहब, मैं फिर कहना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट का कल आखिरी दिन है, वकीलों को पता होता है इसका महत्व, इन्होंने समय निकाला और ये आए, मैं दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.